कल दिन भर से चल रही हमास चीफ यहिया सिनवार की शहादत की खबर आखिरकार सही निकली। अब इनकी मौत के बाद आगे हमास का क्या होगा, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अहम होगा, तो आपसे पूरा देखने की दरख्वास्त है। 7 अक्टूबर 2023 की हमास की कोशिश के बाद से मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। इसराइल पिछले 1 साल बिना रुके फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। हमले तो दहाइयों से जारी हैं, लेकिन ये वाले मीडिया की नज़र के सामने हो रहे हैं। इस दौरान ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमास की गज़ा में लीडरशिप यहिया सिनवार ने संभाली, जिन्होंने 7 अक्टूबर का हमला प्लान किया था। इसके बाद फिर हमेशा इसराइल के जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देने वाले हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और दूसरे बड़े कमांडर्स की शहादत होती है। और अब ये खबर आई है कि हमास के नए चीफ सिनवार भी शहीद हो गए। जब भी किसी बड़े लीडर को इजराइल मारता है तो बड़ी कामयाबी कहकर जश्न मनाता है, मानो अब इनका दुश्मन परेशान होगा कि हमारा कायद नहीं रहा। लेकिन इंटरनेशनल मामलात के एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के पर कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजिकल है। यहाँ पर एक लीडर मरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, इसलिए कि लोग लीडर को देखकर ज्वाइन नहीं होते, वो तो मकसद या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब यहिया सिनवार के बाद उनके भाई मोहम्मद सिनवार हमास की कमान संभालें। ये वही हैं जिन्होंने यहिया सिनवार को 1000 फ़लस्तीनियों के साथ इजराइल की जेल से रिहा करवाया था। और वैसे भी यहिया सिनवार ने 2 साल पहले ही ये कहा था कि मेरी उम्र अब 60 साल हो चुकी है और मैं कोरोना या हार्ट अटैक जिसे जो है इन जैसी चीज़ों से नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि सिनवार जैसे लोग आराम से बैठे रहते हैं और पूरे गजा को जंग में झोंक दिया है, तो वो सिनवार की मौत से जान लें कि इजराइल ने कोई सिनवार को टारगेट करके नहीं मारा। न इजराइल को सिनवार की लोकेशन का पता था, बल्कि फील्ड में इजरायली फौजियों के साथ 1-to-1 फाइट में वो मारे गए। इजराइल की को तो 2 दिनों तक मालूम भी नहीं था कि सिनवार वहाँ फील्ड पर मौजूद थे और वो मारे जा चुके हैं। जाहिर सी बात है वो तो इस मौके का क्रेडिट लेना चाहेंगे कि हमने टारगेट करके ढूंढ के इन्हें भी मार दिया है। खैर, अब जानते हैं कि यहिया की शहादत के बाद हालात क्या होंगे, या जो अब तक चल रहा है वो कितना किसके लिए अच्छा होने वाला है। मैं कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, जो भी यहाँ पेश होगा वो उन लोगों की रिपोर्ट्स पर होगा जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी हद तक अच्छी निगाह रखते हैं। जैसे आप सौरभ कुमार शाही को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। इसराइल ने सिनवार की मौत की खबर इस तरह दी कि सिनवार के खात्मे से जंगबंदी की शुरुआत हो सकती है। यह अपने आप में एक इशारा है। सिनवार की शहादत का जो पूरा एपिसोड है, इसमें भी कुछ अहम खबरें हैं। इजरायली आर्मी ने कल अपने तौर पर सिनवार की बॉडी की फोटोज जारी कर दी थी। इसे नेतन्याहू के पास नहीं भेजा था कि वो उसे ऑफिशियली रिलीज करे, वरना वो उनकी बॉडी को यूनाइटेड नेशन के किसी अस्पताल या स्कूल में रखाकर ये खबर फैलाते कि देखो ये कैसे यूएन के अस्पतालों या स्कूलों में छुपकर ये सब कर रहे हैं, इसीलिए हम वहां हमले कर रहे हैं। दूसरा, वहां की मीडिया और हमारे पास की जो बेहतरीन मीडिया है, जो अब तक ये बता रही थी कि सिनवार खुद तो छुपे हुए हैं या वो बुरखे में घूमते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर एक मर्तबा वो झूठे साबित हो चुके हैं। जो फोटोज रिलीज हुई हैं इसे यहाँ यूट्यूब की वजह से नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन फोटो में साफ नजर आ रहा है कि सिनवार की मौत मिलिट्री ड्रेस में लड़ते हुए हुई। इजरायली मीडिया ने खुद कबूल किया है कि इन्हें कोई खबर या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी कि सिनवार वहां पे मौजूद थे, बल्कि एक बिल्डिंग में लड़ाई के बाद जब इजरायली फौजी वहां सफाई करने पहुंचे तो लाशों में इन्हें सिनवार भी नजर आ गए। सिनवार गजा ही से ताल्लुक़ रखते थे और हमास के इनिशियल डेज में से ही वो उसके साथ जुड़ गए थे और उनके जिम्मे सिक्योरिटी खड़ी करना था। इसमें इजरायली इन्फॉर्मर्स को ढूंढ कर निकालना एक बहुत अहम काम शामिल था। मोसाद के एजेंट और इन्फॉर्मर्स को एक मौके पर मारने पर इन्हें जेल हुई थी और एक इजरायली फौजी को जब हमास ने पकड़ा था तो इसके बदले में 1000 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया था, जिसके साथ ही बाहर आए थे। जेल में रहते हुए इन्होंने हिब्रू ज़बान सीखी, वहां रहते हुए उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मर्स को ढूंढ निकाला। बाहर आने के बाद इनकी कोशिशों की वजह से बहुत तेजी से इनका खद हमास में बढ़ने लगा और फिर इस्माइल हानिया की शहादत के बाद वो चीफ बने थे। सिनवार को बहुत एग्रेसिव लीडर माना जाता था। इनकी शहादत के बाद इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर है। ये शायद सिनवार की मौत पर कहा जा रहा है कि अब हमास या तो खत्म हो जाएगा या हथियार डाल देगा। लेकिन हसन नसरुल्लाह के वक्त किसी ने जैसे कहा था ना कि जद्दोजहद या रेजिस्टेंस ने हसन नसरुल्लाह को पैदा किया था। हसन नसरुल्लाह ने जद्दोजहद को पैदा नहीं किया था।
हमास के फाउंडर शेख अहमद यासीन, उनके बाद रंतीसी और भी दूसरे बड़े लीडरों को इजराइल ने शहीद किया, लेकिन मूवमेंट तब भी नहीं रुका बल्कि और तेजी से बढ़ता गया और अब शायद ऐसा ही होने की उम्मीद है। यहाँ सिनवार के साथ भी यही हो रहा है कि बैटल ग्राउंड पर लड़ते हुए मरने की वजह से सिनवार का खत वहां और ज्यादा बढ़ गया है और इससे गजा के लोगों में ये मैसेजिंग जा रही है कि जो तुम फेस कर रहे हो वो तुम्हारा लीडर भी फेस कर रहा है। इस्माइल हानिया के केस में तो इन्हें गजा वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, हालांकि उनकी मौत भी कोई नॉर्मल वाली नहीं हो पाई थी, बल्कि खानदान के भी कई लोगों ने शहादत में उनका साथ दिया था। सिनवार की शहादत के बाद इस बात का ज्यादा गुमान है कि हमास में ज्वाइन करने की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब साल भर से यूएन के अस्पतालों पर इजराइल जो बमबारी कर रहा है या स्कूलों पर हमला करके बच्चों को, लोगों को जिंदा जला दे रहा था, ये कहते हुए कि वहां हमास के फौजी या सिनवार छुपे हुए थे और इनको टारगेट करने हम स्कूल पर बम गिरा रहे हैं, तो सिनवार की मौत एक बिल्डिंग में लड़ते हुए होने से इजराइल का जुल्म और साफ तौर पर दुनिया के सामने आ गया है। IDF के सिनवार की फोटो रिलीज करने से इजराइल की ढाल भी सामने आ गई है। यही सिनवार के बाद अब बहुत मुमकिन है कि उनके भाई मोहम्मद सिनवार कमान संभाले। यहाँ पर ये तो कोई नहीं कह सकता कि नेपोटिज्म है या खानदान चला रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि जो कायद बनेगा वो सबसे बड़ा टारगेट होगा, सबसे ज्यादा मरने के चांस होंगे। अब जो इजराइल कह रहा है कि अब जंग खत्म हो जाएगी, तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर मुमकिन है। एक कमांडर के मरने से जंग खत्म नहीं हुआ करती। सिनवार ने खत लिखकर अल्जीरिया मॉडल का जिक्र किया था कि जिसमें फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा किया और वहां जंग में लाखों अल्जीरियंस मारे गए थे, लेकिन आखिर में फ्रांस को अल्जीरिया छोड़कर जाना पड़ा था। सिनवार ने भी लिखा था कि मौत तो आएगी ही आएगी, लोग तो मारे जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं अल्जीरिया की, मोरक्को की, कॉन्गो की और कई जगह की। जो कब्जा करने वाली बड़ी कंट्रीज होती हैं, इनके पास इंसानों की जानों और बड़े लेवल पर इंफ्रा को डिस्ट्रक्ट करने की ताकत तो होती है, लेकिन वो सोच को खत्म नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस बाकी रहता है तो आखिर में जीत उसी की होती है, यही इन लोगों का भी मानना है। डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे क्या होगा ये तो आगे डिस्कशन में पता चलेगा। अब अगर हम इस मामले को दूसरे देशों की आंख से देखें तो जाहिर है इजराइल तो जश्न मनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर इसको हल करने का मामला थोड़ा बढ़ता नजर आया है। बल्कि कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में अब तक नहीं हुई थी। जैसे कि कुछ इंटरनेशनल चीजें नजर तो आती हैं कि इनसे क्या हो जाएगा, इजराइल तो यूएन को कहाँ गिनता है, लेकिन इनका असर बहुत स्लो होता है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ मुकदमा हुआ या ICC का मामला हो, जैसे अगर तो कोर्ट ये कह रहा है कि जिनोसाइड हुआ है, तो जिन जिन लोगों ने हथियार सप्लाई किए हैं इनके जो है उनको भी थोड़ा सा खामोश या धीमा होना पड़ेगा, इसलिए जिनोसाइड में वो भी शामिल नजर आएंगे। वो अब धीरे धीरे होने लगा है। जैसे अल मॉनिटर की खबर के हिसाब से इटली, जहां की सरकार अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट है, राइट मानी जाती है, या जो प्राउड फासिस्ट अपने आप को कहती है, उसने इजराइल को कुछ हथियार देने पर बैन लगा दिया है। वो इसलिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के हमलों को जिनोसाइड करार दिया गया है और वो इसके साथीदार बने हुए थे। वहीं फ्रांस 24 की खबर के हिसाब से फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी कुछ हथियार इजराइल को देने पर रोक लगा दी है। मैक्रोन ने एक बयान में कहा कि इजराइल के PM को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके मुल्क को यूनाइटेड नेशंस ही ने बनाया था, उसी ने इसको मंजूरी दी थी। ऐसा पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। पहली बार यूरोपियन कंट्रीज ने हथियार देने पर रोक लगा दी। एक और खबर के हिसाब से कुछ वक्त पहले अमेरिका ने इजराइल को एक खत लिखा था। वो सीक्रेट लेटर था जिसको इजराइल ने खुद ही लीक कर दिया है। इस लेटर में क्या था? अमेरिका ने लिखा था कि अमेरिका इजराइल को 30 दिन का वक्त देता है कि वो गजा के लिए आने वाली एड को बूस्ट करे, उस पर रोक ना लगाए, वरना इसे दिया जा रहा जो मिलिट्री सपोर्ट है वो रोक दिया जाएगा। सौरभ शाही के मुताबिक ये नौबत तो नहीं आएगी कि अमेरिका मिलिट्री सपोर्ट रोक दे, लेकिन चूंकि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं तो वहां पर वो वोटर्स जो इजराइल के हमलों के हक में नहीं हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ देने के भी वो खिलाफ हैं, तो उन्हें रिझाने के लिए ये किया जा रहा है। इसलिए कि 30 दिन का वक्त आखिर क्यों? 30 दिन में असल में अमेरिका में इलेक्शंस खत्म होने वाले हैं। लेकिन इस लेटर के सामने आने से जो हुआ है वो ये कि इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल पर इल्जाम लग रहा था कि वो एड नहीं जाने दे रहा, सिविलियंस पर भी हमले कर रहा है, वो इस चीज इससे साबित हो जाती है कि वो एड को रोक रहा है। बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो क्राइम साबित हो गए हैं, वॉर क्राइम्स हैं, अमेरिका का ये लेटर जिनोसाइड को साबित करता है। इजराइल भले ही इन चीज़ों को माने ना माने, लेकिन ये तब्दीली मान रखती है।
जो स्लोली वर्क करती है। ऐसे बहुत से यंग लोग हैं जो दर्दनाक वीडियोस देखकर इनकी कोशिशों को नहीं मानते, क्योंकि इन्हें तो फौरी हल चाहिए। वो हर दिन वायलेंस नहीं देख पा रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया के जरिए 70 सालों से चल रही है दहशतगर्दी उनके घरों तक, उनके हाथों तक पहुंच रही है। पहले पता नहीं चलता था, पहले चीजें सामने नहीं आती थी, और अब ये सब देखकर लोग इफेक्ट हो रहे हैं। इतने हजार लोग मारे गए। अब अल्जीरिया की मिसाल ले तो वहां पर 3 मिलियन लोग मारे गए थे। इन जैसा हाल दूसरे मुल्कों में भी हुआ था। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस तरह की वॉर्स या जेनोसाइडल वॉर्स सालों चलती है, और यहाँ सिंपली एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर आकर कब्जा नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। और इजराइल कोई अलग से मुल्क नहीं था जहां से हमला किया या उसने कब्जा किया, बल्कि पूरे फलस्तीन पर हमला करके उसने उनको वहां से भगाकर उन जमीनों पर खुद आकर बैठ चुका है। हमारे मुल्क का खुद जो लिबरेशन मूवमेंट, हम अगर 1857 से भी काउंट करें तो हमको भी 90 साल आज़ादी के लिए लगे थे, जबकि किसी ने बाहर रहते हुए हम पर कब्जा किया था। वहां तो वो खुद आकर बस गए। तो चीज़ें वक्त लेती है। भले ही इजराइल कुछ ना माने, किसी को ना गिने, लेकिन ये चीज़ें जमा होती है जो किसी मौके पर काम कर जाती है। जैसे एक वक्त कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के साथ खड़ी थी, लेकिन अब वो उसके खिलाफ। इटली और फ्रांस का बयान तो हमने आपको बता ही दिया। तो ये वक्त लगने वाला है, और इसका एहसास खुद फ़लस्तीनियों को भी है, भले ही दुनिया इन्हें कुछ कहे। दुनिया का मामला हिपोक्रेसी वाला ही है कि वह हमास को खुलेआम दहशतगर्द बताती है और इजराइल की हैवानियत को देखते हुए इसके साथ खड़ी हो जाती है। मुझे उनकी इंसानियत पर भी सवाल नज़र आता है। आखिर में हम गांधी जी के फ़लस्तीन के मसले पर बयान से अपनी बात को ख़त्म करेंगे, जो हमारे देश की पॉलिसी भी एक लंबे टाइम तक रही, और जिसे खुद हमारे एक गुजरे हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने खुलकर एक बड़े जलसे में कहा था। गांधी जी ने कहा था कि फ़लस्तीन अरबों का है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का या फ्रांस फ्रेंच का। यहूदियों या जीव्स को अरबों पर थोपना इंतहाई गलत और गैर इंसानी है। फ़लस्तीन में आज जो हो रहा है, इससे किसी भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये गांधी जी का फ़लस्तीन को लेकर स्टेटमेंट था। तो ये वो हालात हैं जो अब यहिया सिनवार के बाद शायद अरब दुनिया में आ सकते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो में हमने आपको पेश करने की कोशिश की। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।